As we have discussed in our last lectures, metal can exist as separate entities, or it can also be found in the combination of some soil components. It can be found in combination with some um, exchangeable ions that are stored on the surface of inorganic solids. इसी तरह से हमने देखा था कि इनऑर्गेनिक आयंस और कुछ इनऑर्गेनिक मेटल्स कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स बना होता है जिनको हम कार्बोनेट्स फॉस्फेट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं या फ्री मेटल आयंस होते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। एंड लास्टली मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मेटल अटैच्ड टू सिलिकेट सर्फेसेस। तो इस तरह मेटल जो है वो कैन एग्जिस्ट बाय either it can exist as separate entity or it can exist by combining some complexes with some other materials. इसके अलावा we have discussed there are some soil properties which affect metal availability, ठीक है। कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी वजह से मेटल अवेलेबल सॉइल के अंदर होती है या नहीं होती। उन फैक्टर्स के ज़्यादा होने की वजह से होती हैं, कम होने की वजह से होती है। सबसे पहला फैक्टर हमने देखा था सॉइल पीएच। एक एग्जांपल हमने देखी थी जैसे in the roots of Leslie cerulescens, that is the plant, इसकी जैसे जैसे pH इंक्रीज करते गए the availability of cadmium and zinc it decreases, ठीक है। तो there is एक चीज को इंक्रीज करना और दूसरी चीज को डिक्रीज करने वाला इनके रिलेशन है। अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कोई मेटल प्लांट्स के लिए यूजफुल है तो इस केस में तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हम सॉइल पीएच डिक्रीज करेंगे सो दैट मेटल इज इजीली अवेलेबल टू द प्लांट, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेटल इज इट्स नॉन एसेंशियल मेटल जिसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकती है तो वी विल increase the pH of the soil so that availability of that metal become decreases, ठीक है। तो उसी की एग्जांपल दी गई है थैलेस्पी सर्लिसन प्लांट के रूट्स के अंदर जो कैडमियम और जिंक की अवेलेबिलिटी है दैट डिक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग द सॉइल पीएच, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सॉइल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। these have a positive correlation with the heavy metals, ठीक है। और we can say there is a positive correlation between heavy metals and soil। अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मेटल अवेलेबिलिटी सॉइल के अंदर ज्यादा होगी। वाटर कंटेंट ज्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेटल अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और फैक्टर देखा था डेंसिटी एंड चार्ज इन सॉइल कोलाइड्स और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्शन विद लिगेंड्स। अब जैसे पहले बताया था कि कोलाइड्स क्या होते हैं, दीज आर जस्ट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल दैट हैव अ साइज फ्रॉम 0.2 to 0.001 माइक्रोमीटर एंड इन सॉइल वाटर दीज कोलाइड्स फॉर्म सॉल्यूशन जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। And in colloidal solution they are carried from one soil layer to another soil layer and they can settle down at that site। और अब soil colloid की कुछ properties हैं, they absorb some metal like ammonium, potassium, calcium, magnesium, इसके अलावा phosphate ions, and they prevent the leaching out of these metals and promote the formation of soil structure, okay। Next, the degree of complexion with ligands। Ligands मैंने कहा था some kind of ion or molecule or functional group that binds to central metal atom to form a coordination complex, ठीक है। एक metal के आगे पीछे जो भी functional group ion या molecule लगा होगा it forms a kind of ligand। हमने अभी देखा है जैसे metal can be in the can be found in combination with some other carbonate, silicates
तो उनके साथ कुछ ऐसा आयन मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स सेंट्रल में मेटल होता है और आगे पीछे उसका वो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जिसको हम लिगेंड का नाम देते हैं, ठीक है। थर्डली हमने बात की, सॉरी, इको फैक्टर्स जो हमने कहा था, दैट इज अ सॉइल सरफेस एरिया, ठीक है। Specific surface area that is provided by soil colloids, and that helps in controlling the concentration of heavy metals in natural soil, ठीक है। हमने कहा था कि soil colloids specific area soil को provide करते हैं, and in as a result it helps in like metals की जो भी concentration है soil के अंदर उसको further वो control करते हैं। कहते हैं कि अगर there is a soluble concentration of metals in polluted soil, that is reduced by the soil particles with high specific surface area, ठीक है। अगर लाइक पोल्यूटेड सॉइल में soluble concentration है मेटल्स की, तो अगर उसका उसी सॉइल का उन सॉइल पार्टिकल्स का हाई सरफेस एरिया है तो दे कैन रिड्यूस इट, ठीक है। इसके अलावा it is reported that addition of some amendments like hydroxides that have a specific surface area that decreases the solubility of some metals like arsenic, cadmium, copper, molybdenum and lead, ठीक है। जैसे पहले भी उस दिन भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अमेंडमेंट्स कोई भी मैटर हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है जो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है। तो कहते हैं कि कोई आप ऐसे अमेंडमेंट सॉइल के अंदर डालते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड्स हैं और उनका हाई सरफेस एरिया है, तो जैसे पहले बात की है कि स्पेसिफिक हाई सरफेस एरिया होगा तो वो रिड्यूस करेगा मेटल्स की सॉल्युबिलिटी को, और एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन मेटल्स की जितनी भी सॉइल के अंदर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, और ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया है कि सॉइल अमेंडमेंट्स जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड्स होंगे, अगर उनका जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया है उनको जब सॉइल के अंदर डाला जाता है तो इसकी वजह से इट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, लाइक आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर, मोलिडियम और लेड की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज करता है, जबकि निकल और जिंक की सॉल्युबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। तो जैसे सॉलिबिलिटी का पहले बताया था कि जितनी मेटल जितनी सॉलेबल होगी वो वाटर के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो इजीली दैट कैन बी इजीली टेकन अप बाय द प्लांट, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब ये है कि अमेंडमेंट्स डाली और सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइक द अमेंडमेंट्स दे कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन which reduce the mobility of these, and which decrease the mobility of some metals। तो इसका मतलब ये है कि वो इजीली सॉलेबल नहीं हो रही थी वाटर में, और इजीली दैट आर बीन अपटेकन बाय द प्लांट, ठीक है। इसके अलावा सॉइल एरिएशन, माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड मिनरल कंपोजिशन, दे आल्सो इन्फ्लुएंस हैवी मेटल अवेलेबिलिटी इन सॉइल, ठीक है। एरिएशन ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑब्वियसली जब माइक्रोबियल पॉपुलेशन मतलब इसका नंबर, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी एक्टिविटी हम बात करें वो ज़्यादा होगी तो दे विल कैरी आउट लाइक मोर बाय रेमिडिएशन ऑफ दोज हैवी मेटल्स, ठीक है। क्योंकि हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं लाइक प्लांट्स को भी बाय रेमिडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स के लिए, और माइक्रोब्स को भी हैवी मेटल्स के बाय रेमिडिएशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हैवी मेटल्स हैं व्हेन दे आर टेकन अप बाय माइक्रोब्स, तो दे कैन बी टॉक्सिक फॉर द माइक्रोब्स, ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स लाइक सॉइल पीएच क्या है, एंड टेम्परेचर उसका क्या है, उसकी उसके अंदर किस तरह के ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट हैं, किस तरह के इनऑर्गेनिक एनाइंस केटाइंस प्रेजेंट हैं, या उन मेटल्स की केमिकल फॉर्म क्या है, either they are in the form of ligands or they are forming combination with some other complexes, ठीक है।
तो ऑब्वियसली जब मेटल किसी चीज के साथ कॉम्प्लेक्स बना के सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगी तो इट कैनॉट बी इजीली लाइक बायोरेमिडिएटेड और इट कैनॉट बी इजीली टेकन अप बाय द प्लांट, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा कि प्लांट तो ऑब्वियसली जैसे हाइपर एक्यूमुलेटर्स प्लांट्स यूज होते हैं फॉर द बायोरेमिडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल, लेकिन माइक्रोब्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन बायोरेमिडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स। लेकिन बाजुकात ये जो है कहते हैं कि अगर मेटल्स का हम कहते हैं कि अगर मोस्टली ये है कि माइक्रोब्स कैन दे यूज दोज मेटल्स इन देयर ओन मेटाबॉलिज्म एंड देन they convert into carbon dioxide and water, but in some cases heavy metal become toxic for microbes and it depends on some factors like soil का temperature क्या है, pH क्या है, लाइक अगर सॉइल का टेम्परेचर या पीएच माइक्रोब्स के ये ऑप्टिमम नहीं है, उनकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम नहीं है, तो ऑब्वियसली माइक्रोब्स कांट सरवाइव इन दैट कंडीशंस और ऑब्वियस इन दैट कंडीशन हैवी मेटल्स उनके लिए टॉक्सिक हो जाएंगे थी, ठीक है। और फिर अगली बात ये है कि मेटल किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बना के दे रहे हैं, either they are forming complexes with like some anions, some cations, some organic matter, some inorganic matter, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक मेटल अगर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो इट कैन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ another metal that is present in the same soil and hence it affects the plant, ठीक है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल अगर आप बात करें लाइक एक क्लास में जैसे डिफरेंट लोग हैं तो ऑब्वियसली उनके दरमियान कंपटीशन होता है। कुछ आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपको उस चीज़ में हेल्प करें, आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस चीज़ में हेल्प करें, ठीक है, असिस्ट करें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू आर इफेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से मेटल्स का हम कहते हैं कि मेटल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ सॉइल they may infect the other metal that is present in the same soil and it hence it can affect the plant, ठीक है, क्योंकि ultimately metals are going to be taken up by the plant or plants are basically present in the those in that soil, ठीक है। तो इनके दरमियान देखे गए हैं कि there are two types of behaviors that are present among heavy metals. There exist two kinds of behavior that exist in metals. इनका हम नाम देते हैं antagonistic behaviors and synergistic behaviors, ठीक है। अब क्या होता है लाइक अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी कि एंटागोनिस्टिक और साइनेर्जिस्टिक बिहेवियर्स की एग्जांपल्स क्या होती है, ठीक है। ऑब्वियसली एंटागोनिस्टिक दे विल वर्क इन ऑपोजिट ऑफ ईच अदर एंड साइनेर्जिस्टिक बिहेवियर ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें लाइक it is reported that inhibitory effect of manganese on the total amount of mineralized carbon was antagonized with the presence of cadmium, ठीक है। लाइक अगर सॉइल के अंदर मैगनीज भी प्रेजेंट थी और कैडमियम भी प्रेजेंट थी तो and they are basically mineralizing the carbon that is present in the soil. So agar manganese it is showing the inhibitory effect on that, so cadmium will show like its opposite effect, ठीक है। तो ये एक किस्म का antagonistic behavior हो गया that is present between two metals that is manganese and cadmium. इसी तरह से एक और बिहेवियर लाइक कुछ प्लांट्स में रिपोर्ट किया गया लाइक कॉपर, जिंक एंड निकल have been reported to compete for same membrane carrier proteins in the plant, ठीक है। they are मतलब तीनों जो हैं एक तरह के membrane carrier protein के लिए चारों सॉरी मेटल्स कॉपर, जिंक, nickel or cadmium, they have been reported that they can compete for the same membrane carriers in the plant. Likewise,
copper was reported, and in another case, copper was reported that it increases the toxicity of zinc in spring barley plant. आप कहते हैं कि अगर स्प्रिंग बाले कोई प्लांट है एंड इट इज प्रेजेंट इन अ सॉइल, तो फिर उस सॉइल के अंदर कॉपर और जिंक भी अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर जो है वो जिंक की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट किया गया है एग्जांपल लाइक it is reported that presence of arsenite it strongly suppressed the uptake of arsenate by rice plants that are growing on a polluted soil, ठीक है। लाइक राइस प्लांट का कहते हैं कि अगर वो किसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे जहाँ पे आर्सेनेट था, तो वो सॉरी आर्सेनाइट था, तो दैट आर्सेनाइट स्ट्रांगली suppresses the uptake of arsenate, ठीक है। वो राइस प्लांट को आर्सेनेट अपटेक करने में सुप्रेस कर देता है, वो अपटेक नहीं करने देता, ठीक है। So these are some like antagonistic and synergistic behaviors that are present among heavy metals. Okay. अब अगर हम देखें कि अगर इन polluted soil के अंदर heavy metals present हैं, तो obviously there is going to be some effects of these heavy metals in the polluted soil, and obviously some plants are growing in that soil, so ultimately those heavy metals are affecting the plant growth as well, ठीक है। अब जैसे पहले बात की है कि अगर हेवी मेटल्स प्रेजेंट हैं एंड प्लांट्स आर बेसिकली अपटेकिंग दोज हेवी मेटल्स, तो या तो they can easily take up those soluble components of heavy metals in the soil solution, ठीक है। soil solution है तो soluble form में metals कुछ जैसे पहले बात की है कि soluble metals जो हैं that can be easily uptaken by the plant, ठीक है। और सेकेंडली ये कि दोज मेटल्स कैन बी इजीली solubilized by the root exudates, ठीक है। एंड मेटल्स ऑब्वियसली टेक अप दोज soluble metals from by using their roots, ठीक है। अब आपको पता है जैसे पहले भी शुरू में भी बात की थी कि हैवी मेटल्स काफ़ी सारी दे आर एसेंशियल हैवी मेटल्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, but excessive amount that becomes toxic for the plant, ठीक है। अब बाजू करता ऐसे होता है कि एसेंशियल हैवी मेटल्स प्लांट्स अपटेक कर रहे होते हैं और साथ साथ कुछ नॉन एसेंशियल हैवी मेटल्स की भी अपटेक कर देते हैं, ठीक है। और उनकी उसकी वजह से क्या होता है कि दे दोज हैवी मेटल्स इफेक्ट प्लांट इन डाइवर्स वेज, like those effects can be direct effects or those can be indirect effects, ठीक है। um, अब अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट्स की बात करें तो लाइक जैसे प्लांट्स ने सॉल्युबल फॉर्म में मेटल को अपटेक कर लिया एंड उस मेटल की वजह से जो है हाई मेटल कंसंट्रेशन में जब वो प्लांट के अंदर ज़्यादा होगी तो इट बेसिकली इनहिबिटेड द cytoplasmic elements, it damages the cell structure due to oxidative stress that is caused by the metal. तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट, लाइक प्लांट्स आर डायरेक्टली uptaking the heavy metals, those heavy metals are basically directly affecting the plant, they are directly inhibiting the cytoplasmic enzymes, they are damaging the cell structure because of oxidative stress, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी हैवी मेटल्स कॉज करते हैं, लाइक अब जैसे पहले भी बात की है कि सॉइल के अंदर माइक्रोब भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जैसे आपको आइडिया है कि प्लांट्स रूट्स और माइक्रोब्स के दरमियान जो है वो रिलेशन होता है और वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स में ये होता है कि वो जो हैवी मेटल कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एंड इट
affects the microbes that are present in that soil, ठीक है। और ऑब्वियसली जब वो माइक्रोब्स को इफेक्ट करेगी, माइक्रोब्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगी, उन हम कह सकते हैं दोज आर द बेसिकली बेनिफिशियल माइक्रोब फॉर द प्लांट। और मेटल की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से लाइक वो उस सॉइल के अंदर जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट या माइक्रोब खुद उन मेटल्स के अपटेक कर लेंगे, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स के लिए टॉक्सिक हो जाएंगी हैवी मेटल्स। और जो है वो माइक्रोब्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, और दे आर नो मोर बेनिफिशियल टू द प्लांट्स। और like they affect those plants in different ways, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा, लाइक खुद हैवी मेटल्स जो है वो प्लांट्स अपटेक नहीं कर रहा, बट that is uptaken by some beneficial microbes that are present the roots of that plant। और obviously plants की रूट में जब present हैं तो there is kind of symbiotic relationship between the microbes and those plants, and they are beneficial for those plants, they are assisting those plants in growth। और obviously जब उन माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी या वो हैवी मेटल्स माइक्रोब अपटेक करेंगे, उनको टॉक्सिक हो जाएगी, तो obviously ultimately it will lead to the like प्लांट को बेसिकली वो क्या कर देंगे, इफेक्ट करेंगे। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हैवी मेटल्स डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकती हैं प्लांट्स को, और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकती हैं, व्हिच विल लीड टू द डेथ ऑफ दोज प्लांट्स, ठीक है। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे कि हम बात करें जैसे लेड है, कैडमियम है, आर्सेनिक है, मरकरी है। दे हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स इवन एट लो कंसंट्रेशन। इनकी कंसंट्रेशन जब बहुत कम होती है, लाइक फिर भी ये मेटल्स को जो है फिर भी ये मेटल जो है प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ केसेस रिपोर्ट हुए जिससे ये चीज जो है वो मजीद ऑथेंटिक हो गई कि द लेड, कैडमियम, mercury and arsenic, they have adverse effects on plant growth even at low concentration। अब ये रिपोर्ट किया गया है कि like 1 mg mercury per kg, it shows significant reduction in the height of rice plant, ठीक है। like जैसे पहले बात की, लो कंसंट्रेशन भी प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। तो मर्करी की कहते हैं 1 mg, मतलब 1 mg बहुत थोड़ी सी अमाउंट है ऑफ mercury that causes like a significant reduction in height of rice plants, ठीक है। इसी तरह से कैडमियम में देखा गया कि देयर इज रिडक्शन इन द रूट एंड शूट ग्रोथ, or there is reduced activity of some enzymes when 5 mg per liter cadmium in soil solution containing cadmium is given to the plants, ठीक है। अब इसी तरह ये तो दो केसेस हो गए, लाइक एक में जो है 1 mg जो है लाइक मर्करी, इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट है, लाइक इसने राइस प्लांट की हाइट कम करना शुरू कर दी। और इसी तरह से फिर बाद में देखा गया कि 5 mg पर लीटर, लाइक जहाँ पे लीटर आएगा पर लीटर आएगा, इसका मतलब उसको सॉइल सोल्यूशन की फॉर्म में दिया जा रहा है cadmium। It basically reduced shoot and root growth in some plants and it reduced the activity of some enzymes, ठीक है। अब ये तो हो गई कैडमियम और मर्करी, ये नॉन एसेंशियल हैवी मेटल्स में आते हैं, लाइक इनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन इट बिकम टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स। इसके अलावा कहते हैं कि जैसे एसेंशियल मेटल्स हैं,
एसेंशियल मेटल्स भी जैसे पहले बात की है कि कुछ उनकी क्वांटिटी होती है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, उस क्वांटिटी से अगर वो भी एक्सीड कर जाते हैं तो दे आल्सो बिकम टॉक्सिक फॉर द प्लांट्स, ठीक है। So it is reported like 50 mg cobalt per kg. It increases the nutrient content of tomato plants. ठीक है। लेकिन जब यही कोबाल्ट जो है कोबाल्ट दैट इज एसेंशियल मेटल फॉर द प्लांट, लाइक 50 mg पर केजी कोबाल्ट अगर टोमेटो प्लांट्स को दिया जाता है तो वो उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। लेकिन वही कंसंट्रेशन जब इंक्रीज की गई लाइक 100 कोबाल्ट mg कोबाल्ट पर केजी और 100 mg कोबाल्ट पर केजी टू 250 mg पर कोबाल्ट पर केजी जब प्लांट्स को दिया गया, टोमेटो प्लांट्स को, तो दे इज रिडक्शन इन प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है। अब ये एग्जांपल आ जाती है आपकी के लाइक एसेंशियल हैवी मेटल्स हैं और इनकी कंसंट्रेशन लाइक 50 mg कोबाल्ट तो ठीक था, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, लेकिन when that concentration is increased to like 100 mg to 250 mg it become toxic for the plant, ठीक है। इसी तरह से एक और केस में देखा गया लाइक जैसे जिंक है, जिंक इज आल्सो एसेंशियल हैवी मेटल लाइक 25 mg पर लीटर जिंक। इस ये क्या करी थी, बीन प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करी थी, उसकी फिजियोलॉजी को इम्प्रूव करी थी। लेकिन वही कंसंट्रेशन जब जिंक की वही जिंक की कंसंट्रेशन जब 50 mg पर लीटर की जाती है so it reduces the plant growth and it shows the adverse effect on plant physiology, right? So these are some of the like examples like अगर नॉन एसेंशियल हैवी मेटल्स थी लाइक जैसे कैडमियम था, लाइक जैसे मरकरी था, उसकी मतलब 1 mg mercury and 5 mg cadmium they are toxic for the plants, like इनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन क्योंकि दे आर नॉन एसेंशियल हैवी मेटल। लेकिन एसेंशियल मेटल्स एसेंशियल हैवी मेटल्स जैसे कि कोबाल्ट और जिंक आ रहे हैं, तो कोबाल्ट में भी आपने देखा है अभी जैसे इसकी थोड़ी कंसंट्रेशन जितनी प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है वो टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन जब इसे इंक्रीज की जाती है तो दैट बिकम टॉक्सिक, ठीक है। और जिंक की भी लाइकवाइज इसी तरह से 25 mg दैट इज लाइक एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, लेकिन जब वो 50 mg की गई तो इट बिकम्स टॉक्सिक, इट शोज द एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। So these are the some of the examples of essential and non-essential heavy metals and their concentration. It is reported that heavy metals, when they are taken up by the plants, so plants have different mechanisms that help them to uptake or tolerate those heavy metals or high concentration of those heavy metals by using three mechanisms, ठीक है। तीन mechanisms हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि heavy metals can be tolerated by plants or plants can tolerate high metal concentration. इसमें फर्स्ट आता है दैट इज द एक्सक्लूजन, सेकंड वन इज इंक्लूजन एंड थर्ड वन इज बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो it is the restriction of metal transport and maintenance of constant metal concentration in shoot over a wide range of soil concentration, ठीक है। कहते हैं कि अगर सॉइल के अंदर heavy metals present थी तो those are transported into the those metals are transported into the roots of those plants. Obviously जो भी plants metals के अपटेक करते हैं तो पहले बात किया उसके एरियल पार्ट्स में जाते हैं, लाइक लीव्स में जाते हैं, स्टेम्स में जाते हैं, शूट्स में जाते हैं। तो अगर हम कहें कि सॉइल कंसंट्रेशन के अंदर सॉइल के अंदर हेवी मेटल की कंसंट्रेशन है और वो दैट कैन रीच द अपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक शूट्स, तो हम फिर और वो वहीं तक फिर रिस्ट्रिक्ट रहती हैं, उससे आगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती, शूट से आगे कहीं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, वहीं पे वो मेटल जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो हम शूट से फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं शूट्स को देख के कि इसके अंदर शूट के अंदर जिस तरह की हैवी मेटल प्रेजेंट हैं
उसी तरह की हैवी मेटल्स उसकी रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और basically it is a restriction of metal transport and maintenance of constant metal concentration in shoot over wide range of soil concentration, ठीक है। This is exclusion. Second one आ जाता है inclusion. Metal concentration in shoot reflecting those in soil solution through linear relationship, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितनी कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर हैवी मेटल्स की प्रेजेंट है उतनी ही वो शूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी। इसमें भी हम देख सकते हैं कि शूट्स के अंदर जिस तरह की हैवी मेटल्स हैं उसी तरह के उसकी रूट्स में भी प्रेजेंट हो सकती हैं और द हैवी मेटल्स कैन डायरेक्टली रीच द शूट्स ऑफ दोज प्लांट्स, ठीक है। So metal concentration in shoot reflecting those in the soil solution to linear relationship, ठीक है। Third one आता है bioaccumulation. Like obviously it is kind of accumulation of metals in shoots and roots of the plants both at high and low concentration, ठीक है। अगर metal concentration high है या low है roots के अंदर तो चाहे वो high है चाहे वो low है, those metals get accumulated in the roots and shoots of the plant, जिसको हम bioaccumulation का नाम देते हैं। So these are the three like mechanism through which plants can tolerate the heavy metals, a high concentration of the heavy metals present in them.